नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पे आज मैं जिस एक्टर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उसके चार्म, इंटेंसिटी और हार्ड वर्क ने फैंस का दिल जीता है। लड़के तो उनके फैन है ही, लड़कियां भी उनके ग्रे आईज और स्माइल की दीवानी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अर्जन बाजवा की। अर्जन, न्यूज नेशन पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे न्यूज नेशन में इनवाइट करने का और इतने सारे तारीफों के पुल बांधने का। आई होप आई कैन लिव अप टू ऑल द एक्सपेक्टेशंस। अर्जुन, सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरीके से आपकी जो वेब सीरीज है उसका नाम है बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर, जिस तरीके से, जिस आसानी से और जिस तरीके से सोच के समझ के बेस्ट सेलर का नाम रखा गया है, क्या उतना आसान है उसको पे खरा उतरना, उसको बेस्ट सेलर साबित करना? हालांकि इसको हर और तारीफें मिल रही हैं और आपको भी बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। देखिए, हर तरह से आप कोशिश करते हैं कि जो आप टाइटल रख रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, या जो आपने सीरीज या फिल्म बनाई है। तो कोशिश हमने यही की थी कि क्योंकि एक किताब के बारे में, एक राइटर के बारे में पूरी सीरीज है, एक नॉवेलिस्ट है, उसकी कहानी है ये ताहिर वजीर की, और उसने एक बेस्ट सेलर लिखा था, उसके बाद वो लिख नहीं पा रहा है दोबारा से, और किस तरह से उसको इंस्पिरेशन मिलती है और उसकी जिंदगी में क्या उथल पुथल होती है। तो इस हिसाब से अमेज़न को भी लगा कि बेस्ट सेलर जो है वो एक बड़ा अच्छा टाइटल हुआ इस सीरीज के लिए। और सबसे बड़ी बात होती है सर क्या कि एक टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए जो लोगों की जुबान पे आराम से चढ़ जाए। बिल्कुल। आप 5-7 वर्ड्स का या एक लाइन का अगर आप बना दें कोई भी टाइटल, तो वो कभी कभी क्या होता है, याद रखना मुश्किल हो जाता है, लोगों को बोलना मुश्किल हो जाता है। और मुझे लगता है कि बेस्ट सेलर जो एक वर्ड है वो बहुत आसान और सुना हुआ शब्द है, और कोशिश की है कि हमने जो सीरीज बनाई है वो भी बेस्ट सेलर की तरह पॉपुलर हो पाए, और बहुत अच्छा रिस्पांस आ भी रहा है, और इससे हम खुश हैं काफी। अर्जुन, जिस तरीके से आजकल देखा जा रहा है, जो ग्रे शेड्स हैं वो बहुत, जैसे पहले हम देखते थे ग्रे शेड्स बहुत लाउड होते थे, लेकिन अब जो ग्रे शेड्स हैं वो चुपचाप अपना काम कर जाते हैं वेब सीरीज में या फिल्मों में। तो आपको लगता है कि हाँ, वो लाउडनेस खत्म होती जा रही है और चुपचाप अपना जो विलेन है वो काम कर देता है? आई थिंक ये लाउडनेस खत्म हो रही है या चुपचाप काम करना, मैं कहूँगा ये हर चीज जो है वो एक सब्जेक्ट के ऊपर और डायरेक्टर के ऊपर और किस तरह का किरदार लिखा हुआ है, ये सब चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। आज भी कई फिल्मों में बहुत मेलोड्रामेटिक तरीके से और बहुत लाउड एक्टिंग भी होती है, और क्योंकि वो सब्जेक्ट उस तरह का होता है, शायद उसकी डिमांड होती है। मगर थोड़ा सा ये हो गया कि ऑडियंस को रियलिस्टिक एक्टिंग और थोड़ा सा अंडरप्लेड जो कैरेक्टर्स हैं या अंडरप्ले ऑफ एक्टिंग जो है वो ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रियल लगती है। वो उस पर आप ऐसा लगता नहीं है कि कुछ अलग सी चीज देख रहे हैं, आप ऐसा लगता है कि जो आपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैरेक्टर्स देखे हैं ये शायद उसी तरह के हैं। तो एवोल्यूशन कहेंगे इसको एक्टिंग का, इवन फॉर एक्टर्स जो है, मतलब काफी चेंजेस आ चुके हैं। यू वांट टू बी एज रियल एज पॉसिबल किसी भी तरह का आप जो किरदार निभा रहे हैं उसमें। जी अर्जुन, ये बताइए कि इसमें आपके ना बहुत सारे हमने किरदार देखे लुक्स को लेके। कितना एक्सपेरिमेंट आपने किया और आपको मजा आया अपने साथी लुक्स पे एक्सपेरिमेंट करके? मजा आता है क्योंकि लुक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना ही एक एक्टर का काम है। आप अगर लुक जो है वो करेक्ट बना लेते हैं अपनी किसी तरह से भी किरदार के हिसाब से, तो आपका 50% काम तो हो ही जाता है, क्योंकि आप दिख रहे हैं वैसे। बाकी आपकी एनर्जी जो है एक्टिंग में डालनी होती है, अपने हुनर को दिखाना होता है। तो उस हिसाब से आई थिंक एक कलेक्टिव एफर्ट होता है पूरी टीम का। एज एन एक्टर मैं कहूँ कि मैंने करा तो वो ठीक नहीं होगा। इसमें स्टाइलिस्ट होते हैं, आपके मेकअप वाले होते हैं, आपकी कैमरा वर्क होता है, आपका कैमरामैन लाइटिंग उस हिसाब से करता है आपको तरह तरह से दिखाने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो डायरेक्टर का काम होता है, जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, वो किस तरह से आपके डिफरेंट लुक्स को यूज करता है। मजेदार तभी चीज बन पाती है क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी, जैसे मैंने बेस्ट सेलर में एक जगह पर काफी दाढ़ी है, लंबे बाल है, तो उसकी तारीफ बहुत हुई उस लुक की, मगर वो लुक को जो एनहांस किया या सही तरीके से प्रेजेंट किया, वो सारा का सारा आई थिंक कैमरामैन और डायरेक्टर का काम है। तो मैं उनको श्रेय देना चाहूंगा इस चीज का। एज एन एक्टर आप कोशिश करते हैं अलग अलग दिखने की। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो भी मैं प्ले करूँ, चाहे वो मेरी लास्ट सीरीज थी स्टेट ऑफ सीज 26/11, जिसमें मैंने एक आर्मी एनर्जी कमांडो का रोल किया था, उसमें उस तरह की लुक थी। तो मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह के काम या इस तरह के किरदार निभाऊं जिसमें बहुत अपनी निजी जिंदगी से बहुत अलग दिख पाऊं। अच्छा अर्जुन, कहीं मैं पढ़ रहा था कि आप चाहते हैं कि एक ऐसा किरदार
जो प्लेन उड़ाता हो, पायलट हो, आप असली ज़िंदगी में भी यू लव फ्लाइंग, तो उसके बारे में उसके बारे में कुछ हमें बताइए, हॉबी के बारे में। बिकॉज अभी ये भी मैंने पढ़ा कि यू आर नॉट अ लाइसेंस पायलट और जल्दी आपको मिल जाएगा, लेकिन एक ऐसा किरदार निभाना चाहते हैं जिसमें आप फ्लाई करते हुए दिखाई दे। मैं एक्चुअली काफी देर से फ्लाइंग करता हूँ। मैं दिल्ली में जब था तो मैं दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब जाता था ग्लाइडिंग करने के लिए स्कूल में, और तब से फ्लाइंग का बहुत ज्यादा शौक था। आई वांटेड टू बी अ पायलट एक्चुअली, तो ये गलती से एक्टर बन गया एक्चुअली स्पीकिंग। वो जो है शौक अभी तक जा नहीं रहा है और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि काफी पैशनेट हूँ फ्लाइंग को लेकर। तो जब भी मौका मिलता है किसी फ्लाइंग क्लब में जाने का, यहाँ में कुछ दोस्त हैं उनके फ्लाइट स्कूल्स हैं अमेरिका में, तो अगर वहां जाता हूँ तो उनके साथ एक दो फ्लाइट्स करने को मिलती हैं और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। क्योंकि काफी पढ़ाई करता हूँ इस बारे में, काफी पढ़ता हूँ, काफी डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, काफी सीखता हूँ, काफी लोगों से डिस्कशन करता हूँ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो पायलट्स हैं, तो कुछ ना कुछ एविएशन का मेरे दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। और कोशिश की थी मैंने लाइसेंस लेने की, मतलब उसके लिए ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए 60 घंटे की सोलो फ्लाइंग करनी पड़ती है, और उससे पहले पढ़ाई होती है, इंस्ट्रक्टर के साथ फ्लाइट होती है। तो पैंडेमिक ने वो प्लान को रोक दिया थोड़ा सा, नहीं तो मैं सोच रहा था कि 2020 में कम से कम और कुछ नहीं तो अपना लाइसेंस तो ले लूं। और क्योंकि मुझे इतना ज्यादा शौक है फ्लाइंग का, और मैं समझता हूँ कि काफी नॉलेज भी है उस तरह से फ्लाइंग के बारे में, तो चाहूंगा कि उस हुनर को, उस एक पैशन को स्क्रीन पर भी उतारा जाए किसी ना किसी तरीके से। कोई ऐसा रोल हो जो इंडियन एयरफोर्स पायलट का हो। मेरा ड्रीम रोल है एक्चुअली स्पीकिंग के एक अच्छी पेट्रियोटिक फिल्म जिसमें एक इंडियन एयरफोर्स पायलट का रोल मैं प्ले कर पाऊं। तो उसमें ये होगा कि चाहे इंडियन एयरफोर्स का पायलट हो या आप एयरलाइन पायलट हो, जिस तरह से आप कहानी कहना चाह रहे हैं वो कह पाए। आपको ज्यादा, जैसे आपने पहले बोला क्या चैलेंजेस रहे, आपको ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, बजाय कि एक थोड़ी सी लुक सेट करने की, क्योंकि बाकी चीजें जो है मैं काफी उस चीज से वाकिफ हूँ। सो उम्मीद करता हूँ इस तरह की कोई चीज जल्दी से मेरे पास आए। एक सवाल और मैंने बहुत स्टार से भी पूछा, आपसे भी जानना चाहूँगा, ओटीटी ने किस तरीके से बदलाव लाया है और लेके आ रहा है। और बहुत सारी कोशिशें भी हुई, बहुत सारी फिल्मों को सिनेमा में उतारा गया, और लॉकडाउन की वजह से वो फॉर्चुनेटली इतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। लेकिन अगर हम ऑल ओवर सिनेरियो की बात करें, ओटीटी ने कितना बदलाव लाया है? ओटीटी ने काफी रेवोल्यूशनाइज कर दिया है आई थिंक एंटरटेनमेंट बिजनेस को, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अब सिनेमा में जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूंगा सिनेमा में नहीं जाना चाहिए, अल्टीमेटली जो एक मूवी एक्सपीरियंस है, फिल्मों का एक जो एक बड़ा पर्दे का एक्सपीरियंस है वो तो है ही, मगर क्योंकि पैंडेमिक की वजह से या कोविड की वजह से वो थोड़ा सा बीच में ब्रेक आया है 1-2 साल का, और उम्मीद करता हूँ कि इस साल के आखिर तक आते आते बिल्कुल चीजें नॉर्मल हो जाएं, दोबारा से सिनेमास पूरे तरीके से खुल जाएं और लोग जाना शुरू करें। क्योंकि हम लोग एज फिल्म एक्टर्स, हमें होता है कि हमारी फिल्में जो है लोग देखें बड़े पर्दे पर, एक जो लार्जर देन लाइफ एक इमेज होती है वो देखने में कुछ और ही मजा आता है, बजाय कि आप टीवी पर देखें या फिर अपने आईपैड पे देखें, या लोग आजकल फोन पे भी जो है ओटीटी के शोज देखते हैं। तो एक्सपीरियंस का फर्क तो काफी ज्यादा पड़ता ही है, क्योंकि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अलग चीज होती है। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि ओटीटी ने काफी रेवोल्यूशनाइज कर दिया है इस तरह की कहानियां जो शायद आप पहले नहीं कह पाते थे टाइम लिमिटेशन की वजह से, क्योंकि फिल्म जो है 2 से 2.25 घंटे की होती है, मैक्सिमम 2.5 घंटे की होती है। ओटीटी में जो है आप फिल्म को ही आप 4 घंटे की बना सकते हैं, बेसिकली कोई फिल्म ही है जिसको आप 4 घंटे की बना के उसको आधे घंटे की या फिर 40 मिनट के पार्ट्स में 8 पार्ट बनाइए या 10 पार्ट बनाइए। कहानियां बहुत सारी जो टाइम लिमिटेशन के हिसाब से नहीं कही जा सकती थी, वो ओटीटी ने उनको एक जो है प्लेटफॉर्म दिया है। और दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है वो एक एक्टर को या एक फिल्म मेकर को अपना काम शोकेस करने का मिला है, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है वो 200 से ज्यादा कंट्रीज में हो गई है। आपकी जो सीरीज है या आपकी फिल्म है वो ओटीटी पर आती है, तो मतलब वो 4 से 5 से 6 लैंग्वेजेस में, फॉरेन लैंग्वेजेस में डब हो जाती है। तो आपको ये नहीं है कि अभी मुझे फिल्म देखने के लिए किसी फला जगह पे किसी थिएटर में जाना पड़ेगा। आप किसी भी दुनिया के कोने में बैठकर जो है अपने ही घर के कंफर्ट में आपका सारा का सारा फिल्म हो, सीरीज हो, सब कुछ देख सकते हैं। तो एज एन एक्टर आपकी ऑडियंस जो है वो आप पूरी दुनिया में जो है वो हो गई है, व्हिच इज अ बिग बूम।
लेकिन थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए क्योंकि कई वेब सीरीज ऐसी भी हैं जिनमें जो भाषा का संयम है वो कुछ ज़्यादा ही ओपन हो जाता है और यू कैन नॉट सी विद योर चिल्ड्रन ऑल्सो जब आप फैमिली के साथ एक चीज़ें देखते हैं, तो उस पर क्या क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि जस्ट बिकॉज ओटीटी पे कोई सेंसरशिप नहीं है अभी सीरीज पे, और क्योंकि ओटीटी के जो शोज हैं या जो भी सीरीज हैं वो आप घर में बैठकर देखते हैं, तो उस चीज का हमें एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना भी गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए कि कुछ भी आप किस तरह की उटपटांग लैंग्वेज यूज करके अपने डायलॉग्स में डाल दें। कई जगह पे होता है, हमें भी एज एन एक्टर मैं तो काफी कोशिश करके इस चीज को बदलाव लाने की कोशिश करता हूँ। जब भी मैं कुछ डायलॉग्स मुझे लगता है कि यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऑडियंस देखने वाली है और घर पे भी लोग देखने वाले हैं, मेरी खुद की फैमिली में जो मेंबर्स हैं वो भी देखेंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा कि उनके सामने मैं कुछ खराब भाषा का इस्तेमाल मैंने मेरे किरदार ने किया हो। मुझे लगता है इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए लिखने के टाइम पे, और इतना ज्यादा आप लिबरल माइंड से लिखें, अच्छी चीजें लिखें, मगर उस चीज का गलत जो इस्तेमाल है एक खराब भाषा को यूज करने में ना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की चीजें थोड़ी सी कट डाउन हो जाए। देखिए एक सबसे अब उन चहेतों की बात करता हूँ जो ट्रोलर्स है हमारे। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि इन दिनों कुछ ऐसा चलन हो गया है कि ट्रोलर्स जब ट्रोल करते हैं किसी को तो एक कहते थे हेटर्स आर द रियल लवर्स, वो आपके लवर्स है ही, लेकिन जब बॉलीवुड ही एक दूसरे को ट्रोल करने लग जाए तो आपको लगता है जो फैंस है वो लव और हेटेड के बीच में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। आई थिंक थोड़ा सा एक दूसरे को अगर ट्रोलिंग कर भी रहे हैं वो पहले से हो रहा है, अभी आपको ज्यादा नजर आता है क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। पहले आप किताबों में या न्यूज़पेपर्स में या किसी इंटरव्यू में इस तरह की बात सुनते थे और पढ़ते थे, तो मैं उस चीज को ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ क्योंकि इंडस्ट्री चलती रहती है, लाइक जैसे शो मस्ट गो ऑन। इस तरह की छोटी मोटी चीजें, एक दूसरे को ट्रोल करना, एक दूसरे की कभी कभी नोकझोंक हो जाना या किसी ने किसी की बुराई कर दी, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि जो लोग हैं वो भी उसको उस तरह से उस टाइम पर थोड़ा सा सुन लेते हैं, देख लेते हैं, मगर ऑब्वियसली अल्टीमेटली उन्होंने जो देखना है, जिस तरह की उनको फिल्में पसंद है, जिसके समझ लीजिए वो फैन है, वो तो उस तरह की चीज देखेंगे ही। हाँ, मगर थोड़ा सा ये जरूर कहूंगा कि ये एक लिमिट के बाद भी नहीं जाना चाहिए ताकि एक जो हार्मनी है इंडस्ट्री की, फिल्म बिजनेस की एक हार्मनी है, वो डिस्टर्ब हो किसी भी तरह से। बाकी ट्रोलर्स का ठीक है, ट्रोल जो करते हैं, I think I can only say to them that wish them a speedy recovery and get well soon. एक चीज़ और है, OTT ने एक चीज़ और चीज़ को ख़त्म किया है जो कहते हैं ना स्टार किड का लेवल है कि जिस स्टार किड को ही लॉन्च होना है, और यहाँ पे इतना अच्छा टैलेंट हमें देखने को मिलता है OTT में, और जो बहुत लोगों के लिए अच्छा हो रहा है क्योंकि हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उनके टैलेंट को परखा है। तो आपको लगता है कि हाँ अब एक नया रेवोल्यूशन तो लेके आए ही है, लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जिनको काम नहीं मिल पा रहा था मूवीज में, उनको OTT ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका दिया है। हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि जो लोग टैलेंटेड थे या जो लोगों का हुनर नजर आ रहा था, लोगों के साथ बात होती है। मैं आपको बताऊं, ये ना बहुत छोटा सा बिजनेस है, लगता है बहुत ज्यादा है। अगर आप काउंट करेंगे ना तो सारे टेक्नीशियंस और सारे के सारे एक्टर्स और जितने भी लोग मतलब हर तरह से फिल्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं, मुश्किल से 5-10 हजार लोग ही हैं। तो उसमें से अगर आप एक्टर्स की बात करें तो हर तरह की चीज मिला के अगर आप हिंदी इंडस्ट्री की बात करें तो 500-600 लोग ही हैं जो काम कर रहे हैं। तो या तो आप उन 500-600 लोगों का हिस्सा है किसी ना किसी तरीके से, कि आपके बारे में बात हो रही है, आपके बारे में रेकमेंड किया जा रहा है, आपकी फिल्में आ रही हैं, आपकी सीरीज आ रही हैं, आपके कुछ ना कुछ एक्टिविटी चालू है, मतलब आप गेम में हैं जी। तो या तो आप इस चीज में हैं और या फिर आप बिल्कुल नहीं है। तो जो लोग, अगर आप कहें कि सीरीज ने प्लेटफॉर्म दिया है एक्टर्स को या उन लोगों को जिनका हुनर सामने नहीं आ रहा था, तो वो किसी ना किसी लेवल पर कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। उनको थोड़ा सा एक बड़ा जो बोल सकते हैं ब्रेक वो जरूर मिला है। मगर ये कहना कि जो स्टार किड्स वाला या स्टार वो सिस्टम खत्म हो गया इस वजह से OTT के आने से, उसमें ऑडियंस ने हमेशा ही बड़ा फेयर जस्टिस और फेयर डिसीजन दिया है, क्योंकि जब ऑडियंस किसी को पसंद करती है तो वो ये नहीं देखती कि वो कहाँ से है, स्टार किड है या फिर बाहर का कोई एक्टर है, वो सारा का सारा प्यार और सारी एप्रिसिएशन उसको दे देती है। और जब नहीं पसंद करना होता तो फिर उनको कुछ भी मायने नहीं रहता। बिल्कुल। अर्जुन, बेस्ट सेलर के बाद और कौन कौन से सरप्राइजेस है इन द पॉकेट, और किस में हम आपको आगे प्रोजेक्ट्स में देख पाएंगे
क्योंकि फैंस आर बेस्ट सेलर के बाद कुछ चीजें चल रही हैं अभी। मैं इनफैक्ट अप्रैल से स्टार्ट करना शुरू कर दूंगा शूट जो है। कुछ फिल्में हैं, 2 सीरीज हैं, तो मतलब आई थिंक उस बारे में एक बार फॉर्मल अनाउंसमेंट्स आनी शुरू हो जाए, फिर उसके बारे में बात करते हुए भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। ऑल यू हैव टू से टू योर फैंस, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? बेस्ट सेलर्स में इतना प्यार आपको दिया है और इतना पसंद किया जा रहा है आपको। मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से मुझे आज तक मेरी फिल्मों को, सीरीज को, या मेरे हुनर को, मेरे क्राफ्ट को, या हर तरह से जो एप्रिसिएशन मिलती आई है वो मिलती रहे और लोगों का प्यार बना रहे। और मतलब जो हम हार्ड वर्क बिहाइंड द सीन करते हैं वो ऑन द स्क्रीन दिखता है, और ऑन द स्क्रीन जो दिखता है उसकी वजह से जो एप्रिसिएशन मिलती है, इसका मतलब ऑडियंस हमारी जो मेहनत है बिहाइंड द स्क्रीन, पर्दे के पीछे की, उस चीज को भी अप्रिशिएट करते हैं। और ये इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि मतलब आपके बारे में, आपको जानकर, आपकी हर तारीफ चीज की, चाहे वो टैलेंट हो, चाहे आपके लुक्स हो, चाहे किसी जगह आपने बहुत अच्छा किरदार प्ले किया है जी, हर तरह से आपको प्यार मिलता रहता है। और मुझे खास तौर पे बहुत मिला है इतनी सारी फिल्में करने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से ये चीज बरकरार रहे। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन, एंड आई विश एवरीबody who wishes good for me all the best, and more so thank you to them who don't, I would say. थैंक यू टॉकिंग टू अस अर्जुन, और उम्मीद करते हैं कि आपको हम जल्दी आप अपनी शूटिंग स्टार्ट करेंगे और हम आपको और अगले प्रोजेक्ट्स में देख पाएंगे, और आप हमेशा से ही जैसे एंटरटेन करते आए हैं ऐसे ही अपने फैंस को एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच।